पीछे की गई बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 1813 का जो चार्टर है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी सशक्त किया इस संदर्भ में कि वह प्रशासनिक कार्यों में अपनी योगदान को बढ़ाना प्रारंभ कर चुकी। लेकिन पार्लियामेंट ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने सोचा कि व्यवसाय या वाणिज्य के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का समय आ गया है और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को, अन्य व्यक्तियों को, अन्य व्यावसायिक संस्थानों को भी व्यापार करने के लिए भारत में अनुमति देने की समय आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यवसाय भी कर रही थी, प्रशासन भी कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटेन की और भी कंपनियों को भारतवर्ष में व्यवसाय और वाणिज्य करने के लिए अनुमन्यता प्रदान कर दी गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वह हो गया समाप्त और धीरे धीरे पूरे भारत में ब्रिटेन की कंपनियों को व्यवसाय करने के लिए अवसर प्राप्त हो गया और वो पूरे भारत में व्यवसाय करने लगी। इसी बीच इस व्यवस्था के उपरांत चार्टर 1833 का आया और जिसमें ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहले व्यवसायिक कंपनी थी, बीच में प्रशासनिक व्यवसायी दोनों प्रकार के कार्य करने लगी थी, अब 1833 के चार्टर के पश्चात मात्र प्रशासनिक निकाय बन के रह जाएगी और वह अब वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्य नहीं कर सकती। वाणिज्यिक गतिविधियों को करने के लिए अन्य ब्रिटेन की कंपनियों को मान्यता दे दी गई है, अनुमति प्रदान कर दी गई है। अतः व्यवसाय और वाणिज्य वे कंपनियां करेंगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एजेंट की तरह पूरे भारत में प्रशासन का कार्य देखेगा। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो गया और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम करने लगी प्रशासक के रूप में। अब इसी बीच में एक अधिनियम और आता है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासक का काम कर रही थी उसके हाथों से प्रशासन की शक्ति ले करके सारी शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन्निहित कर दिया। अब क्या हुआ, स्थित परिणाम यह बना कि जो ब्रिटेन का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर इनडायरेक्ट शासन कर रहा था, अब भारत सीधे सीधे ब्रिटिश राज्य के यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर नियंत्रण में आ गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा प्रभावी नियंत्रण भारतीय परिस्थितियों पर या भारतीय प्रशासक के रूप में विद्यमान और स्थापित हो गया। अब इस चार्टर के बाद पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी न तो प्रशासक रह जाती है और कोई प्रशासक कैसे रह जाती है कि मातहत प्रशासक रह जाती है और वाणिज्यिक गतिविधियाँ तो वो करती ही नहीं। अब इसी बीच में फिर चार्टर्स आते हैं 1861 के, 1892 के और 1919 के। तो जब ब्रिटेन ने अपनी पार्लियामेंट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिस्थापित करके स्वतः भारत पर प्रशासन करना शुरू कर दिया था तो स्थानीय लोगों के मन में असंतोष व्याप्त होने लगा कि साहब भारत के ऊपर बाहर की एक सत्ता काबिज होने जा रही है और हम लोगों को कोई महत्व नहीं प्रदान किया जा रहा है। तो इस असंतोष से निपटने के लिए और स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए ये चार्टर जो 1861, 1892 और 1909 के हैं, इन्होंने यह प्रावधान किया कि आपको भी नियम कानून बनाने, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी ताकत, उस ताकत का उपयोग करते समय स्थानीय लोगों की भी कुछ से हो जाएगी, उनको भी कुछ शक्ति या कहने की अवसर प्रदान किया जाएगा, उनका भी कुछ प्रभाव माना जाएगा और जिससे उन्हें लगे कि यदि भारत के लिए जो नियम बन रहा है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक पक्षीय न बन के हमारी राय मशवरा के पश्चात हमारी भावनाओं को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमसे सलाह मशवरे के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, ऐसा एक भ्रम पैदा किया गया या भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। तो प्रारंभ में तो स्थानीय लोग बड़े संतुष्ट हो गए, लेकिन जब यह देखा कि यह तो केवल दिखावे मात्र का है और नियम बनाने, कानून बनाने, विधायन करने में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा है, तो एक बार से फिर असंतोष पनपा और इस असंतोष ने उठा करके भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी उसको फिर से भड़का दिया। तो अंततः ये न किन प्रकार उस स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में
ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध फैले असंतोष को दबा पाने में असफल रहने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कहा कि चलिए ठीक है, आपको लगता है कि आपको ब्रिटेन की सरकार द्वारा शासित नहीं होना है, आपको स्वायत्तता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो हम आपको स्वायत्तता स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको सक्षम और बनना होगा, सक्षमता बतानी होगी। हम आपको स्वतंत्र करने से पहले एक मॉडल कोड बिहेवियरल डॉक्यूमेंट, जिसको कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के रूप में कहेंगे या देंगे आपको, या जो दिया गया बाद में, पहले बनाया गया 1919 का चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद बनाया गया उसी को मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जिसके माध्यम से ये प्रारूप और रूपरेखा रखी गई कि भारतवर्ष को यदि स्वतंत्र किया जाता है तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि अभी आप शैशवावस्था में हैं, प्रशासन की बारीकियां आपको पता नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको प्रारूप देंगे और आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको सहायता देंगे, आपको हर प्रकार से मार्गदर्शन देंगे और धीरे धीरे फिर हम आपको स्वतंत्र कर देंगे ताकि आप अपना प्रशासन स्वतः ले करके राज्य को चला सकें। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, और क्योंकि इसी दो दस्तावेज के आधार पर भारत में संविधान का निर्माण हुआ और उन्हीं दस्तावेजों में लिखित मूल प्रावधानों को और भी विस्तारित करते हुए भारतीय संविधान को एक प्रारूप दिया गया जिससे कि भारतवर्ष का नियंत्रण किया जा सका था। अब आती है बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के संदर्भ में। इसमें जब कहा गया कि हम यहाँ पर बनाएंगे विधायन के लिए, अभी तक विधायन पार्लियामेंट में हो रहा था ब्रिटेन के, उन्होंने कहा नहीं, अब आपके लिए, भारतवर्ष के लिए विधायन करने के लिए हम भारत में ही संस्था का व्यवस्था कर देते हैं, और ये संस्थाएं दो प्रकार की होंगी, एक केंद्रीय विधायिका होगी और एक प्रांतीय विधायिका होगी, जिसको कि जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में आज विद्यमान है, यानी कि जितने भी राज्य हैं, जो छोटी छोटी रियासतें आपस में मिल करके एक प्रांत के रूप में अवस्थित होने के लिए तैयार हो रही थीं, उनके प्रशासन के लिए एक अलग व्यवस्था होगी और हर प्रांत में एक एक विधायिका होगी, और केंद्र में पूरे संपूर्ण भारत को नियंत्रित करने के लिए, वहाँ के विधायन के लिए एक केंद्रीय विधायिका होगी। तो जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो वो राज्य विधानसभाएं हो गई जो कि प्रांतीय स्तर पर हैं, और जो केंद्र में हो गया वो संसद हो गया जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये दो चीज़ों का प्रारूप बीजांकुर के रूप में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रदान किया गया था, और ये कहा गया था कि इसी प्रारूप के आधार पर आपको स्वायत्तता भारतवर्ष को प्रदान की जाएगी। इसी बीच में स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा, स्वतंत्रता की मांग होती रही, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंततः मजबूर होकर ये कहा कि चलिए हम आपको दे देते हैं स्वतंत्रता, और उसके लिए हम एक विधायन बनाते हैं। तो ये बनाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भी एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको 16 जुलाई की तारीख 18 को 1947 में पारित कर दिया। तो ये 18 जुलाई 1947